हाँ ऑन किया है, देखना है अभी मोबाइल में, देखा नहीं, देख रहा हूँ। हो गया, चलिए फिर, चलिए। तो आइए दोस्तों, सभी का स्वागत है। जी हाँ, तो ये जो आज के लिए मैं आप सभी को जोड़ने का प्रयास किया, उसका सीधा रीजन है ये, सीधा रीजन ये है कि बहुत सारी भ्रांतियां, उन भ्रांतियों से निपटारा पाना है। आज के लिए मैं आप सभी उन भ्रांतियों से निपटारा, आपको निपटारा पाना है कि भाई पहला विदेशी हमलावर कौन था। सभी का स्वागत है, जितने लोग उपस्थित हैं, मोहम्मद तारिक, दर्शन, मिथिलेश, रश्मि कुशवाहा, ऑल ऑफ यू जितने भी मेंबर्स हैं, सबका एक साथ स्वागत है दोस्तों। और ये भी आपको आज बताना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को आज हाईलाइट करते हुए कोई भी इसमें आपका मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। तो जो ये ज्वलंत मुद्दा है कि किस प्रकार से विदेशियों ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया, इसका मूल कारण क्या है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि पहला आक्रमणकारी कौन था। इन सारी चीजों को जुड़े सबसे पहले आप कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी आपके सभी के ग्रुप से हैं उस पर पहले इसको शेयर कर दीजिए, हाँ, जिससे सारे के सारे लोग तेजी से जुड़ जाएं और फिर क्लास को मैं स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये नंबर भी देख लें 9628 959237 और एक नंबर और संस्था का है 8318489291। इन दोनों नंबरों पर आप किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। तो आ जाए सारे के सारे लोग। देखिए पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, कौन कौन से लोग हैं, फिर मैं इसको आगे बात करता हूं। तो ये जो हमने टॉपिक बना रखा है, सिकंदर की योजना को भारतीय वीरों ने किया विफल। भारतीय शेरों ने, मैं तो कहूंगा भारतीय शेरों ने किया विफल। कौन सा फार्मूला अपनाया? विश्व विजयी सिकंदर को वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। फिलहाल इससे पहले मुद्दे यह है हमारे पास कि भाई भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया किसने। तो आप अगर इस फोटो को देखेंगे, इस इमेज को देखेंगे, तो आप इसमें प्रत्यक्षता देख सकते हैं कि पुरानी सिस्टमैटिक क्या चीजें हमलावरों ने ले रखी है। इधर आप देखेंगे, देखिए, है ना, फिर घोड़ों के द्वारा, हथियारों के द्वारा, ये सारी के सारे हथियार लेकर के विदेशों से आए थे, या इनके पास ऐसी कोई अद्भुत ताकत थी कि कितनी दूर से चले आए, है ना। तो ये आज इसी टॉपिक पर फोकस करना है। बच्चों के दिमाग में रहता है कि पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन है भारत में, तो हम कमेंट्स आपके चाहते हैं कि भारत में पहले विदेशी अटैकर कौन है, कमेंट्स आपके आनी चाहिए, है ना। तो हमने जो मुद्दे बनाए, ऐतिहासिक रूप की मैं बात कर रहा हूं, ऐतिहासिक रूप से ईरानी और यूनानी, ईरानी और यूनानी जो आक्रमणकारी हैं, ये भारत के प्रथम विदेशी आक्रमणकारी माने जाते हैं। लेकिन इसमें भी कौन, कमेंट्स आने चाहिए आपके, कमेंट्स आने चाहिए। कुछ और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पर्शियन अंपायर, जो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण है, ये पर्शियन अंपायर है। पर्शियन माने जिसे कहते हो हखामनी, हखामनी साम्राज्य, ये भारत पर ये प्रथम विदेशी आक्रमण है। डटे रहिए सारे लोग, इस पूरे विश्लेषण को समझने के पश्चात आपको क्वेश्चंस करना है ना, और लगभग 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आया हूं,
जिससे आप सभी लोग इससे लाभ भी उठाएंगे, है ना। तो सारे लोग आ जाइए। और हमने एक बात पूछी, पहला विदेशी अटैकर कौन था, तो ये आपको ध्यान देना है, ये पूरा का पूरा ठीक है बेटा, ये देख लेंगे, ये इधर ये अफ्रीका महाद्वीप का इलाका है। फिर आप इधर चलेंगे तो आपका एशिया, पश्चिमी एशिया लेता हुआ अरेबियन गल्फ से होता हुआ मध्य एशिया, और फिर ये तेजी से भारतीय क्षेत्रों में भी प्रवेश किया। ये भारतीय इलाके हैं, ये भारतीय क्षेत्रों में इन्होंने प्रवेश किया। देखिए यहां सिंध तक, फिर इधर ये पूरा का पूरा इनका जो क्षेत्र यहां तक रहा है, ठीक है। ये हखामनी साम्राज्य है। अब बात आती है कि पहला भारतीय अटैकर कौन था, पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था। सुनील यादव का जवाब आ रहा, और सारे लोग, ये तो बहुत सामान्य जानकारी आप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने हखामनी डायनेस्टी का एक मैप लगाया है। ये पूरा का पूरा हखामनी साम्राज्य है, जो अफ्रीका से लेते हुए एशिया, है ना, अरेबियन प्रायद्वीप होता हुआ इधर पूरा का पूरा ईरान के साथ साथ मध्य एशियाई बॉर्डर होता हुआ पश्चिमोत्तर भारत तक इनका नियंत्रण स्थापित था, ठीक है। काशिम वासिम कुछ नहीं बेटे। अब ये देखिए, ये हमने इधर एक और मैप लगा रखा, अब ध्यान दीजिए, ये अलेक्जेंडर मींस सिकंदर का साम्राज्य है। तो सिकंदर भी भारतीय सीमा में आक्रमणकारी रहा है। तो देखिए अंपायर ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता, क्यों, क्योंकि उस समय ये देखिए, ये यूनान का शासक था सिकंदर, यूनानी, है ना, और ये यहां से चलता हुआ ये इधर अफ्रीका के मिस्र में, इधर आपका बेबीलोनिया वगैरह जीतता हुआ पूरी तरीके मध्य एशिया लेता हुआ, ये देखिए आप, है ना, ये मध्य एशिया से होता हुआ ये पूरा का पूरा इलाका इसने कब्जा कर लिया था, इस सिंध तक, सिंध से लेता हुआ पूरा पंजाब तक, ये पूरे सिकंदर के आक्रमण। तो ये दोनों विदेशी आक्रमणकारी हैं जो भारतीय क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किए। तो पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन, पहला विदेशी आक्रमणकारी, आज इसी चर्चा में आपको आना है कि पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन है। इसके बाद मैं प्रश्नों की चर्चा आपसे करूंगा। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी की जब चर्चा होगी तो आप क्या नाम देंगे, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। तो आपका सबसे पहला काम ही होगा कि आप डायनेस्टी का नाम लिखेंगे, हखामनी डायनेस्टी, हखामनी साम्राज्य। अब इस हखामनी साम्राज्य का शासक कौन था, किस शासक ने, पहला शासक तो साइरस, कौन है, साइरस अथवा कुरुस द्वितीय, है ना, कुरुस द्वितीय अथवा साइरस। तो इसका समय क्या है, इसका समय क्या, सारे लोग गलत है बेटा, सारे लोग गलत हैं, ठीक है। इसका समय क्या है कुरुस या साइरस का, तो आप एग्जैक्टली समझिएगा 558 से लेकर के ये लगभग 520-22 के आसपास तक भारतीय क्षेत्रों पर इसने, है ना, आक्रमण किया। जहां ये बात आपको समझनी होगी, दारा 20 से पहले तक लगभग इसका जो एग्जैक्ट शासन दिखता है वह 530 बीसी तक दिखता, और इसने पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण। तो पश्चिमोत्तर भारत का जो इलाका है, ध्यान देंगे, जो पश्चिमोत्तर भारत का इलाका, उसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो कहां तक जाता है ना, ये हिंदुकुश तक जाता है। हिंदुकुश हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है या यूनानियों के प्राचीन ग्रंथ, उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय संस्कृति की चर्चा की है हिंदुकुश तक, अफगानिस्तान तक, है ना, कहां तक की है, अफगानिस्तान तक की है।
ये आपको ध्यान देना है। अफगानिस्तान की सीमा तक इन चीजों को आपको समझना होगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत किसी को? लेकिन टेसियस ये कहता है, टेसियस ये कहता है, टेसियस जो ईरानी राजवैद्य था, ईरानी राजवैद्य था टेसियस, टेसियस के अनुसार साइरस भारतीयों के रिवर्स हमले में घायल हो गया था और इन्हीं घावों से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अर्थात कहते हैं कि जब साइरस ने भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो वह सिर्फ 7 सैनिकों के साथ बचा और इन्हीं 7 सैनिकों के साथ अपनी जान बचाकर वह वापस ईरान भाग पाया। अर्थात ये पहला विदेशी आक्रमणकारी जरूर है, लेकिन यह अपने राज्य को स्थापित नहीं कर सका। ठीक है, यह अपने राज्य को स्थापित नहीं कर सका। अब दूसरा प्रश्न क्रिएट होता है कि भाई पहला आक्रमणकारी तो ये है ही था, तो राज्य किसने स्थापित किया? भारतीय क्षेत्रों में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला विदेशी, भारतीय क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार करने वाला प्रथम विदेशी। क्या आंसर दोगे? प्रथम विदेशी कौन है? प्रथम विदेशी कौन है जिसने भारतीय क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार? कमेंट्स करिए, कमेंट्स आने चाहिए। सिर्फ मूक दर्शक बन के आप देख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। कमेंट्स करिए, इसमें कमेंट्स आने चाहिए। आप आ नहीं है कमेंट्स। चलिए तो मैं बताता हूं। दारियाहू या डेरियस फर्स्ट, इसी को भारतीय किताबों में दारा फर्स्ट कहा गया है ना। यही है वो दारा प्रथम या दारियाहू। इसका समय क्या है? 522 से 486 तक। 522 बीसी से इसका समय 486 बीसी। अब इसकी ऑथेंटिक जानकारी है, इसने भारतीय क्षेत्रों में विस्तार किया और साम्राज्य स्थापित किया। ऑथेंटिक जानकारी है। इसकी जानकारी अभिलेखी साक्ष्य हैं, अभिलेख भी मिले हैं और साहित्य भी मिले हैं। अभिलेखी साक्ष्य पूछा जाए तो भी जवाब है, और अगर ऐतिहासिक साक्ष्य पूछा जाए तो भी इसका जवाब है। कैसे है? ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करूं तो इतिहास का पिता कहा जाने वाला हेरोडोटस इसकी जानकारी देता है। हेरोडोटस एवं यूनानी लेखक ये लोग बताते हैं। और अगर अभिलेखी साक्ष्यों की बात करूं तो कौन है? कौन बताएगा? कौन कौन से अभिलेख ईरानी मिले हैं जिसमें भारतीय क्षेत्रों पर उनके अधिकार की पुष्टि होती है? कितने लोग बता सकते? फटाफट बताइए जल्दी से। चलो कितने लोग हो भाई? अच्छा, एक ने तो लिखा था रश्मि कुशवाहा ने। तो अभिलेखी साक्ष्य बताइए, बताइए कमेंट्स प्लीज। मैं लिख रहा हूं नहीं तो। बेहुस्तान एक जगह है, ये बेहुस्तान अभिलेख है ना। पर्सिपोलिस अभिलेख और नक्श ए रुस्तम। नक्श ए रुस्तम अभिलेख, ये 3 ऐसे अभिलेख हैं जो दारा ने लिखे। हाँ, इनसे जानकारी मिलती है
कि वहां पर इनका अधिकार था पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्रों पर। क्या लिख रहा भाई आप लोग? 3 अभिलेख, उनके नाम भी तो लिखने थे। नाम क्या? बेउस्तान 520, 518, 515। तो ये लगभग 520 के आसपास का है, 518 के आसपास का है पर्सिपोलिस, 518 बीसी के आसपास, सब बीसी क्योंकि बीसी का समय है ना, और ये 515। तो ये क्रमशः भी आपको मैंने दे दिया। इन्हीं अभिलेखों में पता चलता है कि इसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिमोत्तर भारत का इलाका था। ठीक है। अब हेरोडोटस क्या कहता है? हेरोडोटस कहता है, जो इतिहास का पिता कहा जाता है, कहता है कि दारा के साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? कुल 28 प्रांत थे। 28 प्रांत थे, और इन 28 प्रांत में 20वां प्रांत भारत था। 20वां प्रांत हिंदू प्रांत था। हिंदू प्रांत माने सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोग। आपको पता ही है कि भारतीयों को सबसे पहले हिंदू नाम ईरानियों ने दिया, फारसियों ने दिया, है ना। फारसियों ने सबसे पहले सिंधु से बनाया इन्होंने हिंदू। तो ये सबसे पहला काम किसका दिया? पर्शियंस का, फारसी अथवा ईरानी। ये अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह पहले विदेशी हैं जिन्होंने भारतीय क्षेत्रों पे अधिकार किया। इस बात की पुष्टि हेरोडोटस के अभिलेख से मिलती है, जिसमें कहा गया कि उसके 28 प्रांतों में से 20वां प्रांत भारतीय क्षेत्र, जहां से दारा फर्स्ट के इनकम का 1/3 भाग, माने इतना समृद्ध इलाका था कि दारा फर्स्ट के इनकम का 1/3 भाग, है ना। ये थोड़ा मैं और बेहतर आपको बताऊंगा मैप के जरिए, क्योंकि वो जो कृत्रिम मैप हैं वो ज्यादा आपको बेहतर ढंग से मैं डेवलप कर दूंगा आपको। ये पूरा का पूरा ये इलाका है, ध्यान से सुनिएगा। इधर ये कहता है कि ये जो पूरा उसका ये लगभग पंजाब तक उसकी स्थिति थी, पश्चिमोत्तर इलाके में। कहते हैं कि इस पूरे इलाके से जो उसका दारा फर्स्ट का यह 20वां, कुछ किताबें पहले 23वां बताती थी, लेकिन अब प्रूफ हो चुका है 20वां प्रांत है। तो 20 इससे प्रतिवर्ष, इस पूरे क्षेत्र से प्रतिवर्ष कितना धन मिलता था? 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि मिलती थी, माने सोना मिलता था, है ना। ये यूनिट थी, इकाई थी मापन की, और है ना 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि मिलता था। और ये उसके राज्य का कितना था? माने संपूर्ण आय का 1/3, है ना। सिर्फ वो अपने एक प्रांत से वसूल लेता था। इसके अलावा यूनानी राइटरों का यह भी कहना है कि डेरियस थर्ड माने दारा तृतीय, जिससे सिकंदर की लड़ाई हुई ईरान जीतने के लिए, है ना, उसकी सेना में लड़ने वाले अधिकांश योद्धा भारतीय थे। और तो और कहते हैं कि यूनानियों के विरुद्ध ईरानियों को सपोर्ट करने वाला जो राज्य था वो गांधार क्षेत्र था, क्योंकि गांधार से ही उन्हें धन, घोड़े और हथियार सप्लाई होते थे। तो ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है कि विदेशी हमलावर आए जरूर, लेकिन भारतीयों से उन्हें टक्कर मिली और वो यहाँ पैर अधिक जमा नहीं पाए। ईरानी जरूर जमाने में कामयाब रहे। अब आइए, आप सभी को और भी ध्यान देना है कि दोस्तों ये जो टॉपिक है इससे प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अभी इतनी देर से जुड़े हैं, इसको थोड़ा सा लाइक शेयर भी करिए, है ना। अब इसी क्रम में मैं आपको ले चलता हूं कहां? सिकंदर के हमले की बात करता हूं, सिकंदर के आक्रमण की बात करता हूं।
सिकंदर भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने से पहले वह ईरान किस युद्ध में जीता? कमेंट्स करिए, कमेंट करिए, ईरान किस युद्ध में जीता? ईरान इसने किस युद्ध में जीता? सिकंदर का ईरान में, ईरान की राजधानी क्या थी? ईरान की राजधानी क्या थी? कैसे जीता? ईरानी राजधानी पर्सिपोलिस पर सिकंदर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त करके अधिकार किया? सिकंदर का यूनान पर ईरान पर अधिकार, ईरान अथवा फारस पर अधिकार कैसे हुआ? कौन से युद्ध में हराया? एक युद्ध है, यूनानी राइटर लिखते हैं आरबेला, आरबेला अथवा गोगा मौला का युद्ध, है ना? और इसका समय कुछ किताबें 331 कहती हैं, कुछ 330 बीसी कहती हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यह हुआ किससे? सिकंदर वर्सेस डेरियस थर्ड, है ना? और इसी में यूनानी राइटर कहते हैं कि डेरियस थर्ड की सेना में, इसकी सेना में भारतीय सैनिकों ने सिकंदर से युद्ध किया। ठीक है, सिकंदर से युद्ध किया था, ये इस बात की पुष्टि खुद ही करते हैं। कौन करते हैं? यूनानी राइटर करते हैं। तो सिकंदर आरबेला के युद्ध में माने 331 से 30 एडी में विजय प्राप्त करते हुए, है ना, ये ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस, इसकी राजधानी क्या थी? फारस की, या हखामनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पर्सिपोलिस। तो पर्सिपोलिस पर उसने अधिकार कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है, यहीं से विजय प्राप्त करने के पश्चात। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए, अब इसके बाद अलेक्जेंडर के बारे में बहुत सी अनेक सी चीजें, बहुत सी ढेर सारी बातें हैं, उनको भी वन बाय वन हम आप सभी से शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी थी, इसके ढेर सारे प्रश्न भी हैं, उन्हें भी लेकर के मैं आऊंगा और आप सभी को बेहतर ढंग से उस पर चर्चा भी करूंगा, डिस्कशन करूंगा, है ना? तो देखिए, कुछ प्रश्न एक आध झलक आप ले लीजिए उस युग के भारत की। तो ये जो युग है जो इन्होंने अटैक किया है, ठीक है, ये 16 महाजनपद काल है। यूनानी नहीं बल्कि ईरानी आक्रमण के समय 16 महाजनपद काल था, और इस समय भारत राजनीतिक रूप से, विशेषकर मैं आपको बताऊं उत्तर भारत, उत्तर भारत राजनीतिक रूप से विखंडित था। ठीक, ये राजनीतिक रूप से विखंडित था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी विखंडन की प्रक्रिया विदेशियों का अटैक्शन हुआ, जहां उन्होंने छोटे छोटे गुटों में लाभ करवाया। ठीक है, अंततः कुछ क्षेत्रों पर भारत की कब्जा कर लिया। तो इसमें प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम कुड़िक था? तो कुड़िक इसमें अजातशत्रु कहा जाता है। कुड़िक कौन कहा जाता है? अजातशत्रु, गंदा काम करने वाला, ये अजातशत्रु है। आगे देख लो, अगला प्रश्न उठा करके देख लो, ऐसे कुछ प्रश्न है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताएं जल्दी से, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए फटाफट। मगध की थी कि वज्ज की थी कि कौशल की थी कि अंग की थी?
चंपा का एक नाम और मिलता, मालिनी। अभी पढ़ाया था मैंने, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसी समय इसको आपसे शेयर किया था। पूरा मैसेज करवाया गया, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो मिथिलेश सिंह? पूरा मैसेज करवाया गया। सो रहे हैं सब। चलिए, अंग क्या था? अंग। जी हाँ, ग्रुप पे डाल दो मैसेज, ग्रुप पे डालो, ग्रुप पे डालिए मैसेज, जितने भी ग्रुप हैं शेयर करिए, लाइक करिए। और नंबर तो दिया ही गया 9628959237 8318489291। ये दो नंबरों पर फटाफट आपको जो भी जानकारी लेनी कर दीजिए, बाकी इसके बाद शेयर लाइक ग्रुप पे डाल दीजिए मैसेज। ठीक बेटे, सारे लोग आगे देखिए, आगे आप प्रश्न उठाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। किसकी राजधानी थी सुक्तिमती? किसकी राजधानी थी सुक्तिमती? सब पढ़ा चुका? आ जाओ फटाफट। किसकी राजधानी थी? पांचाल की थी, कुरुक्षेत्र की थी, चेद की या अवंत की? फटाफट 3 से 5 सेकंड का समय है, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट्स करिए, फटाफट आने चाहिए आंसर। ये किसकी राजधानी थी? आपको पता ही है, सुक्तिमती का इलाका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कौन क्षेत्र का है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और ये चेदी महाजनपद, शिशुपाल यहाँ का राजा रहा करता था। शिशुपाल का राज्य, महाभारत काल का शिशुपाल यही चेदी का राजा था। कहां का राजा था? चेदी का राजा था। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास की वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है? ये सब पढ़ाया हुआ हूं 1 by 1। एक एक प्रश्न की चर्चा हम सभी लोगों ने की है ना? और बताओ, बताओ फटाफट। चलिए आइए फटाफट बेटा। तो ये है कैसा? अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती जो नगर है, इसकी बनावट के बारे में कहा जाता है कि यह अर्धचंद्राकार बढ़ा हुआ था। श्रावस्ती का जो नगर है वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये कोसल, ये कोसल महाजनपद की राजधानी थी। कोसल महाजनपद की एक राजधानी थी कुशावती और एक राजधानी थी श्रावस्ती। ओके, श्रावस्ती में आगे चल के बातें और बताई जाती हैं कि यहाँ महावीर स्वामी भी, महात्मा बुद्ध भी अपना काफी उपदेश दिए थे। तो मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आपको पता ही है, हमने अभी पिछली क्लासों में बताया था। क्या बताया था पिछली क्लासों में? पिछली क्लासों में ये बातें बताई कि भाई बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, तो ये दोनों के दोनों, ये तीनों इसी रूप में माने जाते हैं। ये सभी के सभी पितृहंता कहते हैं। पितृहंता राजवंश के अंतर्गत इन्हें कहा जाता है। यह अजातशत्रु है। कौन है ये? अजातशत्रु है ना बेटा? चलो बहुत बढ़िया, आगे देख लो, अगला प्रश्न ले लो। राजा नंद का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रोमिंदेई अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। हाँ, नंदराज का उल्लेख कहां पर हुआ सबसे पहले? बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब आप सभी का आ रहा है ना? लेकिन स्थिति इतनी खराब है आप सभी की उपस्थिति की कि समझ से परे है। ग्रुप के भी बच्चे नहीं आ पा रहे डालने पर। चलिए चलिए, चल तो ये देखिए आप सभी लोग कि खारवेल का
हाथी गुम्फा विलेज, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उसी में इस प्रकार से चीजों को समाहित किया गया। इस तरीके से आप देखेंगे, इसी में कहता है खारवेल कि नंदराज जो जिनसेन की प्रतिमा हमारे यहां से उठा ले गया था, उसे मैंने वापस ला करके अपने राज्य में स्थापित किया, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना। अगला देख लीजिए, अगला किस प्रकार का है। मगध का वह कौन सा सम्राट है जिसे अपरो परशुराम, इट मींस द्वितीय परशुराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय परशुराम। किसे कहा जाता है? कौन सा राजा ऐसा जिसे द्वितीय परशुराम की संज्ञा दी गई? बताइए फटाफट। बिंदुसार अभी पढ़ाया, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, इसे भी पढ़ाया हूं, पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं, जितने भी बच्चे जुड़े रहे हैं, है ना बेटा। कौन सा ऐसा राजा रहा? ठीक, तो चलिए, ये रहा महापद्मनंद, इसे ही कहा जाता, यही है द्वितीय परशुराम, द्वितीय भार्गव, इस तरीके से इसे इसकी चर्चा की जाती है। ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, देखिए ऐसे प्रश्न तो इसमें बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। देखिए एक प्रश्न इधर देख लीजिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध, राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया, जहां सारे पुरुषों की हत्या कर दिया उसने, सारे पुरुषों की जब ये हत्या कर दिया, तो इसके पश्चात ध्यान दीजिए, इसके पश्चात क्या होता है बेटा? किस क्षेत्र की महिलाओं ने नेतृत्व करते, कहते हैं कि राजा की माता के नेतृत्व में वहां स्त्रियों ने जो है मोर्चा संभाला और जंग लड़ी। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? बताओ जल्दी। सिकंदर के विरुद्ध पुरुषों की हत्या हो जाने के पश्चात, बताएं जल्दी से। और वो रानी कौन थी? रानी कौन थी? नेतृत्वकर्ता कौन थी महिलाओं का? नेतृत्वकर्ता राजमाता थी। नेतृत्वकर्ता राजमाता, राजमाता थी। राजमाता का नाम था कृपी, कृपी, है ना। कृपी नाम की राजमाता ने नेतृत्व किया था। इसी को यूनानी राइटरों ने अपनी भाषा में कृपी को किस नाम से संबोधित किया, ये आपको ध्यान रखना है ना। कृपी को कहा उन्होंने, देखिए ध्यान से, है ना। कृपी को क्या कहा उन्होंने? कृपी ने माने रानी क्लियोफिस, यानी कृपी को कहा रानी क्लियोफिस। रानी क्लियोफिस के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने युद्ध किया और नाराज सिकंदर उस राज्य की सारी स्त्रियों की भी हत्या करा दी, माना कत्ल करवा दिया। जिस बात का उल्लेख यूनानी राइटर करते हुए, है ना, वो नाराजगी व्यक्त करते हैं कि यह सिकंदर का कुकृत्य है, गलत आचरण है, अनैतिक आचरण है। सिकंदर जैसा महान कैसे कहा जाए जहां उसको इतना नहीं सेंस है, इतनी नहीं तमीज है, इतनी नहीं नैतिकता है कि भाई महिलाओं को भी जिंदा उसने नहीं छोड़ा, जबकि उसकी स्थिति बेहतर थी, है ना। महिलाओं को भी, माने भारतीय महिलाओं ने इतना सम्मान ग्रहण किया। अब आप समझ सकते हैं, कहते हैं कि भारतीय योद्धा नहीं थे, है ना। भारतीय तो इतने योद्धा थे कि बच्चे बच्चे युद्ध भूमि में जाते थे, महिलाएं भी युद्ध भूमि में जाती थी। ये अपने आप में सम्मान की बात है। तो इसका आंसर होगा मसग, है ना, क्योंकि अश्वक राज्य की राजधानी क्या थी? मसग थी। आई बात समझ में? मसग सारी महिलाओं की हत्या कर दी थी, और इस बात की नाराजगी डायोडोरस और प्लूटार्क दोनों ने सिकंदर की
की जो आलोचना की थी, सभी महिलाओं की हत्या की, सभी महिलाओं की सिकंदर ने हत्या करा दी थी, है ना। तो डियोडोरस एवं प्लूटार्क ने सिकंदर की आलोचना, आप समझिए उसी के देश के राइटर, उसी के देश के राइटरों ने भी उसके इस कृत्य का विरोध किया और महानता मिट्टी में मिल गई। इस स्तर पर फ्रस्ट्रेशन, ये महानता की बात है। पता नहीं कैसी यूनानी राइटर उसे महान कहते हैं। वो आचरण से तो कहीं से महान नहीं था, आचरण से तो वह कहीं से भी महान नहीं था। मगध और वज्र गणराज्य के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा होता था, है ना। गंगा, सदा नीरा, चंपा या तापूत, है ना। कौन सी नदी मगध और, है ना, वज्र गणराज्य के बीच में बहती थी? कौन सी ऐसी नदी थी मगध और वज्र के बीच में? फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, मगध और वज्र के बीच में। कमेंट्स पढ़ेगा हमारे सारे। वाह भाई बहादुरों, ये स्थिति हमारे बच्चों की है ना। सब कहां चले गए थे? क्या हाल है सबके? बोलो भाई। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताइए। बोलो जल्दी से। क्या बेटा? अरे इसमें मगध और वज्र की बात हो रही भाई। सदानीरा वहां का गंगा नदी है, उस जगह गंगा थी, गंगा नदी थी, है ना। सदानीरा तो इधर ही है। चलिए चल बेटा आगे बढ़। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर मालिनी के नाम से भी जाना जाता था? मालिनी, वैशाली, श्रावस्ती, मिथिला, चंपा। अभी थोड़ी देर पहले बात किया है ना बेटा। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो देखिए इसमें अभी मैंने आपसे शेयर किया, हमको लग रहा है कि आज कुछ नेटवर्क इशू ज्यादा जा रहा है, इसलिए बच्चे नहीं जुड़ पा रहे। तो आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर इसे नए कलेवर में लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।